क्या होता है, ये आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती हैं यहीं पर, ठीक है। अब बात करते हैं ये डायफ्रागम किस लिए। अभी सिर्फ पिक्चर में क्रिएटिविटी लाने के लिए थोड़ी ना है। तो डायफ्रागम का काम क्या होता है कि अगर जब आपने फील किया होगा, जब आपको आप सांस लेते हो तो जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपैंड होती है, मतलब आपकी चेस्ट थोड़ा बाहर मूव होती है। वो किसकी वजह से हो जाती है, डायफ्रागम की वजह से होती है। जब आप सांस लेते हो तो ये डायफ्रागम नीचे हो जाता है, ठीक है, ताकि एल्वोलाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करो, ठीक है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिलीज़ करनी होती है ना, तो ये डायफ्रागम ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से एल्वोलाई पे प्रेशर एक्सर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेम पैसेज से बाहर चली जाती है, ठीक है। यहाँ होता है आपका एल्वोलाई का काम ख़त्म। अब एल्वोलाई के पास में क्या होती है ना, हमारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज फ्लो करती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, ये हमारी सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, जहाँ पर हमारी डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस का टेक प्लेस होता है। मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है। तो ये कहाँ किसकी वजह से हो पाता है, हमारी ब्लड कैपिलरीज की वजह से। ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, हम क्या करते हैं, इनहिलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। इनहिलेशन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग इनहिलेशन जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, मतलब कि चेस्ट कैविटी, वो एक्सपेंड करती है। ये मैंने अभी आपको बताया कि आप सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी थोड़ा बाहर आ जाती है। एक्सहेलेशन मतलब जब आप सांस छोड़ते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इनहिलेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो आपके जो रिब्स होते हैं वो ऊपर आते हैं। रिब्स होता है लंग्स के ऊपर, जो आप बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर फील कर सकते हो ना, उसे हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम पसलियाँ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जब इनहेल करते हो तो रिब्स ऊपर आते हैं, लिफ्ट अप होते हैं, एंड जब एक्सहेल करते हो तो रिब्स होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डायफ्रागम की वजह से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर आ जाते हैं। इनहिलेशन में जो डायफ्रागम होता है वो फ्लैट हो जाता है, और एक्सहेलेशन में डायफ्रागम एक शेप में आ जाता है, इस तरह की एक शेप बन जाती है इस वाली, ठीक है। इनहिलेशन में लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर एंटर कर सके। एक्सहेलेशन में लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिससे एयर से लंग्स से एयर जो है वो बाहर निकल सके। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये आपको डायफ्रागम का दिखाया गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आप कर रहे हो इनहिलेशन वाला पार्ट, ठीक है। एयर रशिंग इनटू द लंग्स, एरो देख रहे हो, ये एरो से क्या होता है, आपकी एयर एंटर कर रही है, ठीक है। एयर एंटर करी, ये देखो जो रिब्स केज हैं ये एक्सपैंड हुए, ये रिब्स हैं आपकी, जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, हड्डियों से बना हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ भी और इस तरफ भी, ये होता है आपका रिब। जब आपने इनहेल किया है तो क्या हुआ है कि जो रिब्स हैं वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुए हैं, और डायफ्रागम कैसा हो गया आपका, ऊपर आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स ऑफ डायफ्रागम। सो ये नीचे की तरफ पुल डाउन हो जाएगा, ये इनहिलेशन में होता है। अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखो, वेट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, जब आपको एयर रिलीज करनी होती है कि जो रिब्स केज हैं वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, डायफ्रागम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आराम से आपकी ट्रैकिया की हेल्प से नोज के पैसेज से बाहर चली जाती है। तो ये था आपका इनहिलेशन, ये है एक्सहेलेशन, इसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम लाइन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से होता है। रेस्पिरेशन मतलब जो आपने सांस ली है, ऑक्सीजन लिया है, वो किस तरीके से हमारे ब्लड में जाता है एंड टिश्यू में जाता है। तो ये आपका लाइन डायग्राम है, एक बार ध्यान से देखना। एयर रिच इन ऑक्सीजन, मतलब एयर जो ऑक्सीजन वाली एयर है, ठीक है, एल्वोलाई में आई, एल्वोलाई के पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज, वो किस में एंटर करती है, ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किए ना उसके साथ बाइंड अप होगा और उस ऑक्सीजन को ले जाकर किसे देगा, सेल्स को और टिश्यूज़ को। यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीजन का
रेस्पिरेशन, जो कि सेल्स ने इनहेल कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? टिश्यूज़ से। ऑक्सीजन हमें मिली है लंग्स से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट गैस है वो कहाँ से मिलेगी? टिश्यूज से। तो टिश्यूज से वो गैस कहाँ पर आती है? ब्लड के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न, और ब्लड से वो किस में और ब्लड से वो कहाँ चली जाती है? ब्लड वेसल, देन एल्वोलाई, एल्वोलाई से वो नोस्ट्रल के थ्रू आपके नोज से बाहर आ जाती है। ठीक है, ये आपका पूरा लाइन डायग्राम है। इसे अगर आप जब भी आपसे मैकेनिज्म पूछा जाता है तो आप डिटेल में लिखने के साथ साथ ना एक लाइन डायग्राम ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि लाइन डायग्राम से चेक करना और पढ़ना समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मार्क्स मिलेंगे नहीं तो डिटेक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, अब जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? अलग, सबके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। सबसे पहले हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये कौन से होते हैं? जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जैसे कि हम। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई हम लोग तो जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो इसी एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक है वो भाई हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो एक्वेटिक क्या करते हैं? वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको अपना, उसकी वजह से अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्ट ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, और एक्वेटिक डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन अगर हम इनकी कंडीशंस को अलग कर दें ना, कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को डिजॉल्व ऑक्सीजन दे इनहेल करने के लिए, या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे इनहेल करने के लिए, तो ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए जब भी जो डाइवर्स होते हैं ना, जो स्विमिंग करते हैं ओशंस और सीज के अंदर, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। रीज़न क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कैसे हो जाता है ये? प्लांट्स के अंदर आपको मैंने पहले ही बताया था, प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर जो पोर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टेम, तने के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेंटिकल्स। और तीसरा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रूट्स के ऊपर। तो लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, ये तीनों ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बाद अब हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आपका सर्कुलेशन, मतलब जो भी आपने फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट किया था, एसिमिलेट किया था, वो अब ट्रांसपोर्ट भी तो होगा ना। भाई फूड एक जगह पर बन तो गया, लेकिन अब वो हर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना भी तो चाहिए। तो वो किस प्रोसेस के अंडर आता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग की तरह ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब को एक रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होती है फूड की। फूड और ऑक्सीजन उनको रेगुलरली चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए दे दिया बाद में नहीं दिया। हमें या फिर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक रेगुलर सप्लाई चाहिए फूड और ऑक्सीजन की। तो इस काम को करने के लिए, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन है? सर्कुलेटरी या फिर कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब सर्कुलेटरी या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमंस में अलग होता है एंड बाकी एनिमल्स में भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले ह्यूमंस का देख लेते हैं। ह्यूमन के अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बनता है? पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स, तीसरा है सर्कुलेटरी मीडियम। हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे ब्लड का। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड को पंप किया जाता है वो कौन है? हमारा हार्ट। इसको आप बोल सकते हो जैसे कि हमें पानी को पंप करने के लिए मोटर की नीड होती है ना, इसी तरीके से ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट के बाद अब हार्ट ने तो बहुत सारा ब्लड है, वो ब्लड कौन कलेक्ट करेगा? ब्लड वेसल्स, जिसका नाम होता है आर्टरीज, वेन्स, और एक और आ जाती है हमारी कैपिलरीज। ठीक है,
अब इन कैपिलरीज के अंदर फ्लो क्या करेगा, वो होता है हमारा ब्लड या फिर लिम्फ। ठीक है, ये है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स। ठीक है, अब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना ह्यूमन हार्ट को, इसको हम एक लाइन डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो ये हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लंग्स से स्टार्ट करते हैं। क्यों किया हमने लंग्स से स्टार्ट, क्योंकि ब्लड क्या ट्रांसफ़र करता है, फूड या फिर ऑक्सीजन। अब फूड तो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलेगा, है ना, वहीं पर तो एसिमिलेशन हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन उसे कहाँ मिलेंगी, लंग्स से। ठीक है, तो लंग्स से एल्वोलाई की हेल्प से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में एंटर करता है, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में लेकर आती है। जो आपका हार्ट होता है ना, एक सेकेंड, ओके, तो हम ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपको लंग से मिलता है ना, तो लंग से एक वेन आती है, वो कहाँ आती है, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर का नाम आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, लेफ्ट आर्ट्रियम। जो ह्यूमन हार्ट होता है ना वो 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो एक ही कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट ब्लड को पंप करता है। इस प्रोसेस को आप डबल सर्कुलेशन भी कहते हो। ठीक है, तो हम वापस एक बार इस पर आते हैं कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स से एक वेन आती है जिसको आप बोलते हो पल्मेनरी वेन। ये क्या करती है, प्योर ब्लड को हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में लेकर आती है, जिसका नाम होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड किस में एंटर करता है, सेकंड के अंदर, जिसको आप बोलते हो लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर निकलता है और कहाँ आता है, बॉडी तक। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी, अरोटा। ठीक है, अरोटा क्या होती है, आपकी लॉन्गेस्ट वेन, लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है जो पूरे बॉडी पार्ट तक आपके प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अरोटा। बॉडी के बाद, बॉडी में जब ये अरोटा बॉडी तक ब्लड को लेकर किसकी वजह से आती है, यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती हैं, सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी के पार्ट्स तक डिफ्यूज़ करती हैं। ठीक है, बॉडी के बाद अब सारा का सारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि हार्ट के लेफ्ट साइड में कौन सा पार्ट होता है, कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग से किस में आ गया, बॉडी तक आ गया। अब जैसे आप खाना खाने के बाद आपके जो बर्तन होते हैं वो रह जाते हैं ना, आपका जो वेस्ट रह जाता है, तो इसी तरीके उस वेस्ट को भी तो कोई ना कोई उठाकर लेकर जाता होगा ना। तो सेम चीज़ हमारे ब्लड के साथ भी होता है कि जब बॉडी अपने अच्छे वाले फूड को, मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले लेती है ना, तो वो इन एक्सचेंज में क्या रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है ना, ये वेना कावा की हेल्प से किस में जाता है, हार्ट के थर्ड चैम्बर में। हार्ट का थर्ड चैम्बर कौन सा होता है, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, राइट आर्ट्रियम, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ब्लड बॉडी से कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में। यहाँ पर आप लिख सकते हो कौन सा वाला ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड है। ठीक है, मतलब कि इम्प्योर ब्लड बोल सकते हो या फिर कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से वो ब्लड किस में जाता है, फोर्थ आर्ट्रियम में। फोर्थ आर्ट्रियम से निकलेगा ब्लड से हार्ट से बाहर, और हार्ट से बाहर वो ब्लड किस में जाएगा, लंग्स के पास। ठीक है, तो को यहाँ पर आपके नाम आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, हम एक बार थोड़ा आगे देख लेंगे। ठीक है, आप एक बार इस साइकिल को दोबारा देख लेते हैं। लंग्स से ब्लड आता है हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर से आता है सेकंड चैम्बर, सेकंड चैम्बर से अरोटा की हेल्प से वो ब्लड जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी से कैपिलरीज सारे ब्लड को सेल्स और टिश्यूज तक डिफ्यूज़ करती है, और इन एक्सचेंज वहाँ से क्या रिसीव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिज़ोल्व होती है, और वेना कावा की हेल्प से वो ब्लड जाता है हार्ट के थर्ड चैम्बर में, जिसे आप बोलते हो राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से वापस चला जाता है लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है, वही सेम प्रोसेस जो